एंड टॉप नॉच क्वालिटी है। एंड ये जो इंजन है ये सेम डोमिनार वाला इंजन आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है। ऐसा कि जब मैं बाइक प्लान कर रहा था तो पहले मैं ट्राइम्फ स्ट्रीट देख रहा था और हिमालयन 450 देख रहा था जब तक ये लॉन्च नहीं हुई थी। और जो भी ये बाइक परचेस कर रहा है मैं उसको सलाह देना चाहूँगा, इसमें ना पीछे यहाँ पे मडगार्ड आता है और इसके मस्कुलर लुक को और एनहांस करने के लिए मैंने उसे हटा दिया है। अगर आप तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। से उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज जिस बाइक के बारे में मैं बता रहा हूँ वो है बजाज की पल्सर NS 400। और इस बाइक के लिए मुझे किसी और का तो नहीं पता, बट डेस्परेटली मैं बहुत वेट कर रहा था क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास भी जुड़ी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें वीडियो में कवर अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं इसके ओनर को। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, बाइक के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है एंड यहाँ पे आपको पल्सर लिखा हुआ मिलता है। एंड डेफिनेटली ये किसी ओनर की, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ही चाबी दिखा सकता हूँ। एंड ये लेज़र कट टेक्नोलॉजी वाली चाबी आती है। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं इसके की स्लॉट में। हालांकि मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जब ये लॉन्च हुई थी तो उस दिन आई कार्ड में आपको सारी डिटेल आ जाएगी जहाँ पे आप डेडिकेटेडली फीचर्स के बारे में जान सकते हो। इसके बारे में मैं आपको प्योरली ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, बट थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो ये जो व्हीकल है ये इंडिया की पहली इकलौती ऐसी व्हीकल है जो आपको अंडर 2.5 लाख में 400 सीसी में आती है एंड टॉप नॉच क्वालिटी है। एंड ये जो इंजन है ये सेम डोमिनार वाला इंजन आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp एट 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन है जो कि BS6 फेज़ 2 E20 कंपैटिबल पेट्रोल के साथ में आता है। एंड इकलौती इस व्हीकल के अंदर में बजाज ने इंट्रोड्यूस किया है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी एंड कुछ राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल। तो जिसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि ये रियल टाइम सिनेरियो में कितना काम आता है और कुछ इस तरीके की पूरी एग्रेसिव लुक देखने को मिलती है। जब सिनेमैटिक शॉट आएगा तो आप उसके अंदर में देख ही लोगे। तो अब बुलाते हैं हम इसके ओनर को और कुछ बातचीत करते हैं कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हो तो क्या माइलेज मिलती है, क्या इसका सर्विस कॉस्ट रहता है और कैसा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सो ये आ चुके हैं ओनर इस व्हीकल के जो कि हैं सावन भैया, और इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। इनफैक्ट अपनी लाइफ की सबसे पहली जो व्हीकल थी ना 100 सीसी के अलावा वो इन्हीं की चलाई थी मैंने, मोजो 300। तो उससे भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे इस व्हीकल को कि भैया का कैसा एक्सपीरियंस है। तो भैया सबसे पहला सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि जब आपने इस व्हीकल को लिया तो प्लान में और कौन कौन सी बाइकें ध्यान में रखी थी और आखिर क्या ऐसा लगा कि आपको यही वाली बाइक ही चुननी चाहिए? भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे क्या ऐसा लगा। दो चीज़ें होती हैं जब आदमी बाइक प्लान करता है। दूसरा है ना बजट देखते हैं। हाँ तो मैं और इन दोनों में मैं असमंजस में था क्योंकि थोड़ा ही फ़र्क था। जो ट्राइम्फ स्ट्रीट है 283 की आई थिंक, और जो हिमालयन 450 नई आई है वो 310-320 की है। हाँ, अप्रोक्सीमेट नहीं की है। हाँ तो मैं इन दोनों के बारे में सोच रहा था। तो मैंने थोड़ा वेट किया उसके बाद बाइक आई। बाइक की जो ट्रेलर थे मुझे बहुत पसंद आए। और फिर जब मैंने इसकी कॉस्ट सुनी तो मैं तो उसका फ़ैन ही हो गया कि 400 सीसी 1,85,000 इसकी शोरूम प्राइस थी। मैं 1,85,000 में कहाँ 400 सीसी मिल रही है। और मैं बजाज की जो बाइक है काफ़ी पहले से चलाता आ रहा हूँ, तो फिर मैंने ये प्रेफर कर लिया। अच्छा, इससे पहले आपने कौन कौन सी बाइकें चलाई है भैया? बजाज की सारी बजाज की तो मुझे पता है आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसी वजह से मैं डेडिकेटेडली आपसे चाहता था इसकी रिव्यू। मैंने बाइकें बहुत चेंज की हैं भाई, फिर भी बता। मैंने सबसे पहली जो मेरी बाइक थी वो थी बजाज 135 सीसी। फिर मैंने चलो मैं सारी बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से 2005 से जो मैं आज तक बाइक चलाते आया हूँ। मैंने पहले बजाज डिस्कवर 135 सीसी, फिर मैं पल्सर लेके आया 150 सीसी, फिर पल्सर 180, पल्सर 200, पल्सर 220। मैंने पल्सर 220 काफ़ी टाइम रखी, 5 से 7 साल रखी। फिर मैं लेके आया स्कूटर, बाइकें बेच के मैंने रॉयल इनफील्ड की मैं क्लासिक पे गया, सिल्वर कलर की थी। उसको भी मैंने काफ़ी चलाया पर राइड नहीं कर पाया। उसको बेच के फिर मैंने महिंद्रा की मोजो ली जो अभी आप बता रहे थे आपने चलाई, जिसकी वजह से मैं फ़ैन हो गया था उसका, और वही मैंने बाइक सबसे पहले चलाई थी भैया की। तो उसके बाद फिर मोजो के बाद मैं रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड लेके आया, फिर स्टैंडर्ड के बाद मैं इस पे आ गया। तो अब एक बात बताओ, अभी तक आपने इतनी सारी बाइकें चलाई, अगर मैं पूछूं और एक टीवीएस स्टार जो मेट्रो स्टेशन खड़ी करने के लिए, वो टीवीएस स्टार स्पोर्ट है। तो अभी इनमें से आपकी सबसे फेवरेट बाइक कौन सी थी? अभी तक की मोजो थी उसकी होता, क्योंकि ऑल उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके जो पार्ट्स थे काफ़ी टाइम में आते थे, उसका कुछ ख़राब हो जाता था, एक महीना वो कंपनी में खड़ी रही है सर्विस में।
तो रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। बस यही है कि यार मेरे को भी फील होता है कंपनी को काम करना चाहिए था काम करना चाहिए था कंपनी को बहुत, जैसे। तो ये तो थी आपकी जर्नी इस व्हीकल को लेने के लिए। अच्छा, ये टोटल अभी कितनी किलोमीटर चल चुकी है? ये टोटल 680 690 है, एक सर्विस हो चुकी है इसकी, आई थिंक दिखा देता हूँ ऑडियंस को। 692 है। तो 692 किलोमीटर चल चुकी है। तो आई बिलीव इसके अंदर में जो फर्स्ट सर्विस है वो हो चुकी है ना? हाँ जी, फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है, 500 किलोमीटर पे करवानी थी मैंने। तो फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग क्या आई थी और कैसा एक्सपीरियंस था टोटल ओवरऑल? देखो, जो मैंने ये ली थी तो मैंने करोल बाग से ही ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नजफगढ़ में, जहाँ मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हो, यहाँ पे सर्विस सेंटर में गया था। तो इन्होंने पहले देखते ही कहा कि इसका तो इंजन ऑयल नहीं है हमारे पास और शायद इसकी सर्विस हम नहीं कर पाएंगे, आप रुको, आप वेट करो। और वेट करने की मेरी आदत नहीं है, मैं 5 मिनट वहाँ खड़ा रहा, वो अंदर गए, वो बाहर नहीं आए, मैं बाइक लेके वापस आ गया। तो मैंने सोचा उनका और प्रेफरेंस दी मेरे को। 2100 के अराउंड कॉस्टिंग थी। इंजन ऑयल चेंज किया था, बेसिक इसके यहाँ पर सीट के नीचे कोई चिप वगैरह है, क्रैश वगैरह किया होगा। हाँ वो टैब था, टैब। आप कहीं भी फंसते हो आप उनको कॉल करो, ऐसा वो कहते हैं, मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। बट 350 डजेंट मैटर, 1 साल के लिए आपको रोड असिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये मशीन नई है, इसमें पता नहीं क्या सिस्टम हो, कोई लोकल बंदा उठाए नहीं देखे। ये बात एग्री करता हूँ मैं, वो वैसे भी बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, तो इसीलिए 350 वो लगे थे। तो ये मान के चलो अब 1800 रुपये की सर्विस है, 300 रुपये वो है। तो ये कम्फर्ट और मतलब एक राइड क्वालिटी कैसी है? जैसे फर्स्ट टाइम बजाज ने इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर में राइड टेक्नोलॉजी मोड्स इस्तेमाल किए हैं। हाँ। और ट्रैक्शन कंट्रोल, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओगे डिटेल? हाँ बिल्कुल, इस ट्रैक्स पर रहती है। उसके बाद मैंने ये जो इसमें राइडिंग मोड है, इसमें 4 राइडिंग मोड हैं, मैंने चलाई नहीं है क्योंकि मैं इतनी 600-700 में कहाँ मोड चला पाता हूँ। मुझे इसकी जो और एक चीज़ अच्छी लगी वो लगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपका यहाँ पे स्क्रीन है छोटी सी, उस पर डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, इस वाले स्क्रीन पे अगर जैसे मेरे को समीर कॉल करेगा तो इस पर लिख के आता है कि समीर कॉलिंग, की? हाँ, ब्लूटूथ की कॉल की आती है। इवन इसमें नेविगेशन सिस्टम भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम है। अगर आप यहाँ से मान लो कोई लगा लेते हो, मैं ऑफिस का रूट लगा लेता हूँ, तो गो स्ट्रेट के बाद लेफ्ट, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाती है। तो मतलब कन्वीनियंट है। और उसके जो स्विचेस हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं। मैं ब्लूटूथ में अगर गाने सुन रहा होता हूँ तो यहीं से चेंज कर लेता हूँ, मुझे फ़ोन या फिर ब्लूटूथ हैंडसेट पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। वॉल्यूम भी बहुत ईजीली अप एंड डाउन हो जाती है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कन्वीनियंट है। हाँ। अच्छा, एक इसकी, मैं वैसे तो मेरे पास भी डोमिनार थी और सेम इंजन शेयरिंग है, बट ये है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा हल्की है। डोमिनार में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि बहुत ही भारी थी। और डोमिनार और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जो डोमिनार है ना, आपका इंजन सेम है, बट जो साइलेंसर है वो भी डोमिनार का एक माइनस पॉइंट होता था। जब आप लंबी राइड पे आप भी गए होगे तो वो है ना, थोड़ा सा डिसबैलेंस करती है। इसको आप हाथ छोड़ के चलाओगे, बहुत सीधी चलती है, बहुत प्यारी है। तो और इसका एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है? एक्सेलरेशन तो उस टाइम मैंने वो भी मंगाई थी, क्या कहते हैं, एक रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी आई है ना, स्ट्रीट है, क्या है, स्ट्रीट है शायद। हाँ, स्ट्रीट आई है ना? नहीं, हंटर है। हंटर रॉयल एनफील्ड की हंटर आई है। मैंने उसकी भी टेस्ट राइड मंगाई थी, वो मुझे बहुत अंडर पावर लगी थी जब मैं उसका थ्रॉटल दे रहा था। उसके बाद फिर मैंने ट्राइम की स्ट्रीट मंगाई, और स्ट्रीट तो 40 bhp है, वो तो एकदम से ऐसे चली गई नीचे से कि निकल जाएगी। सेम फील मुझे इसमें आई। और ये भी बाय द वे 40 bhp है। हाँ, तो भाई बिल्कुल सेम फील आई थी। जब इसका थ्रॉटल दो तो आपको एकदम से ऐसे ले जाती है। और इसकी प्लस पॉइंट ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। आप जैसे ही थ्रॉटल कम करते हो और दोनों ब्रेक लोगे, जो आप जज करके चलोगे कि आप वहाँ रोक दोगे, तो बाइक रुक जाती है। अच्छा, डोमिनार में ना एक बड़ी शिकायत थी, मोजो का तो मैंने इतना नहीं चलाया, वो आपने ज़्यादा चलाई है, तो इसमें कैसे, इसका पीछे का रियर ब्रेक कैसे? देखो, मैंने ना इतनी बाइकें चलाने के बाद मैं चाहूँगा, जब आप डोमिनार चलाते हो तो आपका जो पैर है वो ब्रेक लीवर पे रहता है। नहीं, मेरा ब्रेक लीवर पे नहीं रहता, मतलब अगर आप उसको साइड में नीचे करके चला रहे हो, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब ब्रेक लगाओ। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बाकी इसकी ब्रेकिंग कमाल की, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग भाई, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। हालांकि मैंने भी इस व्हीकल को चलाया, बट ओनरशिप आपकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट जेन्युइनली डोमिनार के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक वेट रिडक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसकी वजह से और जल्दी रुक जाती है। अच्छा, इसकी टायर की ग्रिपिंग कैसी है? वही ट्रैक्शन कंट्रोल बताया तो आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चलता है। अभी आप इस पे मॉनसून भी देख चुके हो, तो मॉनसून में, अरे यार हाँ, मैं जिसने बाइक, मतलब जो भी ये बाइक परचेस कर रहा है, मैं उसको सलाह देना चाहूँगा। इसमें ना पीछे यहाँ पे मडगार्ड आता है, और इसके मस्कुलर लुक को और एनहांस करने के लिए मैंने उसे हटा दिया। अगर आप
ये हटाते हो तो सोच के चलाना कि मानसून में आप नहीं चला सकते, और चलाओगे भी तो जो इसका कीचड़ है, पिलियन छोड़ो, जो राइडर है उसकी भी कब शर्ट पे लग जाता है, बहुत कीचड़ मतलब ये है थोड़ा पेनफुल है। हाँ, नहीं, अगर आपको मस्कुलर लुक नहीं चाहिए, कंपनी ने उस पर काम किया हुआ है, तो आप उसमें लगा सकते हो उसे। हाँ, मतलब बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक नट लगता है और एक यहाँ लगता है, उसके बाद वो ऐसे कवर हो जाता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने मोजो भी चलाई है, इससे पहले जो ऐसी सेगमेंट की व्हीकल थी वो मोजो थी, आपको क्या लगता है ये उस लेवल का कंफर्ट दे पाती है? मोजो, हाँ मोजो जैसी राइडिंग कंफर्ट तो मेरा अभी 690 किलोमीटर है, इतने में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जो मोजो थी वो टूरिंग पर्पस के लिए बहुत कंफर्टेबल थी, उसका जो पोजीशन है, और इस पे बैठने के बाद थोड़ा सा ना आपको रेसिंग टाइप की फील आती है, थोड़ा सा, मतलब उस पे बैठने के बाद ये नहीं होता था कि इसको भगाओ, इस पे बैठते ही फील आती है कि भगाओ। बाकी उसका है ना थोड़ा सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा रिलैक्सेबल था, इसके है ना थोड़ा सा आपका शोल्डर्स थोड़े बहुत लाइट स्टिफ होता है, मोजो के थोड़े ज़्यादा अच्छे थे। अब आपने इसको ज़्यादातर 600 किलोमीटर तो सिटी में ही चलाया होगा? सिटी चली सारी सिटी, तो इसका इंजन शॉर्ट्स में चलाने लायक है ये? नहीं, शॉर्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है समीर, अगर आप इतना पोर्शन देखोगे, शॉर्ट्स तो यहाँ तक होगी, आपके यहाँ तक नेकेड है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, जो इसकी मेन प्रॉब्लम आती है वो आपके पंजे पे आती है, तो वहाँ पे हीट फील हीट होती है। हाँ, वो इंजन, अगर आप लंबी रूट पे हो, खाली रोड पे हो, तो हवा का फ्लो सही रहता है, तो उससे इतनी गर्मी पर जो ट्रैफिक है उसमें बहुत हीट फील होती है। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा भैया, जो हल्की बाइकों में ना ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, अभी इसको हाईवे पे आप लेके गए हो वैसे 1-2 बार? हाँ, ऑफिस में मेरा ये हाईवे ही पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए एयरपोर्ट तक सही है, 18 किलोमीटर हाईवे ही पड़ता है मेरा। तो अब जैसे कभी ट्रक आती है साइड में? नहीं, तो वो जो तुम कहना चाह रहे हो कि ये हिल जाती है, हाँ। मेरा वेट 110 किलो है तो मेरे को फील नहीं होता। बाकी आप चलाओगे आप देख लेना। नहीं, मेरे साथ में डोमिनार पे ऐसा क्या था कि मेरा वेट कम था, उसका वेट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें भी नहीं आया था, बट मैंने किसी से सुना था, किसी रिव्यू में, ऑब्वियसली बात है मैं भी रिव्यू चैनल देखता हूँ, तो किसी ने बताया था कि ये हिलती है। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक दिन आप लेके जाना और किसी ट्रक के साथ से गुजरना, आप बता पाओगे, मेरे वेट में ये नहीं हिलती। अच्छा एक चीज़ और, USD है इसके अंदर में। हाँ जी। USD का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टर्निंग रेडियस बड़ी ही कम मिलती है, तो मतलब एक लंबा सर्कल चाहिए होता है। नहीं, मैंने ऐसा फील नहीं किया। इसमें है नहीं, मोजो में था ना, मोजो में बहुत फील होता था, इसमें नहीं होता। इसमें आसानी मोजो का टर्निंग रेडियस बहुत कम था, उसमें बिल्कुल बहुत कम था, इसका ठीक। अच्छा इन 700 किलोमीटर में आप, मतलब जहाँ तक मुझे पता है बहुत ही एग्रेसिवली राइड करते हो, मैं पीछे बैठा हूँ और मेरा दिल मुंह में आ गया था जब मैं पीछे बैठा था, तो जैसे आप एग्रेसिवली चलाते हो, कभी ऐसा हुआ कि यार फिट एंड फिनिश में क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ स्क्रू वगैरह कुछ ऐसा दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, मैंने जब ऐसे हाथ छोड़ के इसको चलाया तो बहुत बढ़िया बैलेंस था, बट मैंने आफ्टर मार्केट है ना, ये जो इसके व्हील कवर लगवाए ये वाले, इसको लगाने के बाद ये थोड़ा सा ना लेफ्ट जा रही है जब हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, पहले नहीं जा रही थी, बहुत माइनर था, बट अब पैसा लगा दिया तो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू कर लूँ। हाँ, फिर हटा लूँ, मैं इतना हाथ छोड़ के तो चलाते नहीं है कि हाथ छोड़ के ही चला रहे हैं, बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी, बाकी ठीक है। बट जेन्युइनली बताऊं तो उसी व्हील कैप की वजह से ना इसकी बहुत ही तगड़ी लुक आ रही है। पहला रिएक्शन ही मेरा तगड़ा था इसका, कि मैंने आपको पहले वीडियो से पहले भी बोल दिया था। हाँ, कि सच में अच्छी लग रही है। बस इसीलिए मैंने रख लिया कि कोई बात नहीं तो मैं निकालने की सोच रहा था, बट ठीक है, कोई नहीं। अच्छा आपने इतनी सारी बाइकें बजाज की चलाई है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी ने मतलब अपनी फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी पे? हाँ, मैंने देखो अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने बजाज की डिस्कवर 135 से लेके पल्सर 220 जो मैंने 7 साल भी रखी, उसके बाद ये बजाज है ना इम्प्रूव ही करता चला गया है। ऐसा नहीं है कि बजाज ने इम्प्रूवमेंट नहीं की, पता नहीं कंपनी का क्यों नाम ख़राब किया हुआ है, बट बजाज ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। आपको पता होगा जब पल्सर 200 आई थी तो 200 में जो उन्होंने इंडिकेटर दिया था वो ऑट ऑफ दिए थे। हाँ, वो अपने आप ऑफ हो जाते थे। वो मेरे को अब मतलब रिसेंटली कुछ साल पहले पता चली, और मैं सरप्राइज था कि इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी पहले दी थी, और इनफैक्ट अभी किसी बाइक में नहीं आती वो। और इसमें भी इसके जो लीवर हैं, ये गियर लीवर हैं, ये एडजस्टेबल है, कंपनी दे रही है। इसके जो इंडिकेटर स्विच है इतने डेडिकेटेड, इतने प्रीमियम है, आप लगाओगे आपको फील भी नहीं होगा कि इंडिकेटर लग गया। मतलब बहुत ही टैक्टाइल फीचर। हाँ, बस इसका एक जो मुझे कम लगा वो इसका हॉर्न लगा। मतलब 2,25,000 की बाइक देने के बाद आपने जो इसमें हॉर्न दिया है वो टीवीएस स्टार स्पोर्ट का दिया है, और जेन्युइनली मैंने वो उसी में लगा दिया दोबारा। ये तेरे को याद है समीर, तूने मुझे वो दिया था मिंडा का एक हॉर्न दिया था। हाँ। जो पौ पौ करके बजता था, वो आज तक चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली वो खराब हुआ, फिर इसका जो हॉर्न आया था वो मैंने इसमें लगाया। इसके बाहर लगाए हैं 2 मिंडा के, अब इसकी साउंड अच्छी है। बट ये अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा
इतनी प्रीमियम बाइक लो, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ था। आपको हेलमेट कैसा मिला था? हेलमेट ओके था, क्योंकि जो इन्होंने मतलब इनकी फ्लैगशिप बाइक कह लो, कुछ भी कह लो, इन्होंने जो मुझे डिलीवरी प्रोडक्ट्स दिए हैं वो बहुत सारे दिए हैं। मैं ना बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता। उनका हेलमेट भी प्रीमियम क्वालिटी का था। मुझे उन्होंने डिस्क लॉक दिया, उन्होंने हेलमेट लॉक दिया, इसका रेन कवर दिया, बहुत अच्छा रेन कवर है। एक वाटर बोतल दी, उस पर पल्सर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर की, बहुत मस्कुलर लुक की है। और ये जो आपने देखा होगा की चैन आपने शुरू में दिखाया है, हाँ। ये भी बजाज की तरफ से ही मिला हुआ है। वहीं से मिला है? हाँ, प्रीमियम है, इतना पल्सर लिखा हुआ है, देखो उस पर। जेन्युइनली प्रीमियम है, मेरे को लगा आपने खुद अलग नहीं से नहीं लगाया। नहीं, ये भी ये वैसे की भाई देवे भैया को ना बहुत सारे इसमें गुडीज मिले हैं, बहुत कुछ मिला था, तो ये भी उन्हीं की तरफ से मिला हुआ है। यार मेरे टाइम में उन्होंने गति का हेलमेट दिया था। नहीं, बहुत अच्छा हेलमेट दिया, काफ़ी कुछ मिला। अच्छा, अब एक चीज़, अब मार्केट में इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी बाइकें हैं, मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकता कि इस प्राइस का तो कोई तोड़ है, इस प्राइस रेंज का कोई तोड़ नहीं है सीरियसली। अब ज़्यादा पैसे दोगे तो वही वाली बात है, जितना गुड़, जितना मीठा, जितना पैसा उतना वही वाली बात। तो आप किसी को रेकमेंड करते हो आज के डेट में कि अगर आपके पास पैसा है और टाइम पे और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या सजेशन दोगे? यार रिकमेंडेशन की कुछ बात नहीं होती, वही वाली बात है कि मेरी पसंद तो G900 है, बट बजट अलाउ करता नहीं है। तो आप अपनी बजट को देखते हुए चलो, जो आपकी समझ में आती है मेरी बजट में। और एक बात है कि कम प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको राइड कंट्रोल मिल रहा है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, आपको इतनी अच्छी पावर मिल रही है, तो ठीक है। वैसे मैं भी यही बंदा हूँ कि भाई, और समीर एट दिस पॉइंट है ना, तेरे को भी पता है कि मेरी एज के हिसाब के बाद में फैमिली है, हर चीज़ है, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगती है कि मैं 10 लाख रुपए की बाइक लूँ। मेरे पास इतना ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि 10 लाख रुपए की बाइक लेके खड़ी कर लूँ। हाँ, बट आप इससे थोड़ा 19-20 कर सकते हो। ट्राइम्फ है, स्ट्रीट है, अभी रॉयल इनफील्ड की गोरिल्ला आई है, मुझे वो भी बहुत अच्छी समझ में आ रही है, मस्कुलर लुक के साथ है, 450 सीसी का इंजन है उसमें भी, बट पावर शायद वही 40 bhp है उसकी भी। तो है आपके पास ऑप्शंस बहुत है इस टाइम। अगर आप थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार रुपये बजट ऊपर नीचे करते हो तो 400-450 सीसी में काफ़ी ऑप्शंस आते हैं आपके पास। बट जेन्युइनली ना मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर 40 bhp सिंगल सिलेंडर ही देखना है ना आपको, भाई विदाउट सेकंड थिंकिंग इस पे आप जा सकते हो। बस कह सकते हो, भाई लिटरली बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी इतने कम प्राइस। बिल्कुल कह सकते हो। तो ये था कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, एक वन लास्ट थिंग, अभी ना आजकल की डेट में जो भी बाइकें आती हैं उनका ना विजिबिलिटी, मतलब नाइट में लाइट का थ्रो मैंने चलाई नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस जैसे घर से कभी निकला हूँ शाम को, तो इसके जो DRL है ना, वही इतने ब्राइट हैं कि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती गली में। बाकी रोड पे मैंने अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है कि इसकी जो LED है कितना काम करती, कितनी इफेक्टिव है। तो मैंने नाइट राइड की नहीं है। वैसे अगर मेरे को कोई क्लिप मिलेगा भैया प्लीज़ आप दे देना एक बार रात का। मैं हाँ, आज ही ले जाना, देख लेना रात को कैसी लाइट है। हाँ, मैं अटैच करूँगा इसमें। एंड सेकंड थिंग कि ये बहुत ही कम चली हुई है, तो जैसे थोड़ी सी ये ज़्यादा चलती है, 4-5 हज़ार किलोमीटर, 10 हज़ार, क्योंकि भैया बहुत लंबी राइड्स मारते हैं और इन्हीं की वजह से मैंने भी बाइक खरीदी। वो बात अलग है, जब मैंने खरीदी तो इन्होंने छोड़ दी राइड्स, तो अब डेफिनेटली मारेंगे राइड्स। नहीं, दोबारा करूँगा मैं, इसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, आफ्टर 6 मंथ लॉन्ग जब 10,000 चल जाएगी, 5,000 चल जाएगी, उसके बाद एक रिव्यू और दे देंगे। मैं उसका डेफिनेटली बनाऊंगा ही, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि इस व्हीकल का पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में कितना रहने वाला है। बट ये इंजन ना बुलेट प्रूफ है बजाज का, और मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों यही थी सारी ओवरऑल वीडियो जो भी थी। और अगर भैया के बारे में मतलब फॉलो करना है, भाई अच्छा खासा जिम में ये नाम कमा चुके हैं, इनकी फ़ोटोज़ में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा, तो जाके चेकआउट करना। हेल्थ देख के समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। बाकी भैया की तारीफ जितनी कर दूँ उतनी कम है। तो इनका इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना, और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो वो सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं बताना चाहता था इस व्हीकल के बारे में, सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसमें सारे फीचर्स आप बता रखे हैं मैंने, वो आप आई बटन में आ रहा होगा, देख लेना। ओनरशिप एक्सपीरियंस में और भी कोशिश करूँगा कि अगर मुझे और भी ज़्यादा चली हुई बाइक मिलती है तो मैं आपको बताऊँ। जो कुछ भी आपको पूछना होगा कमेंट सेक्शन आपका है, बिंदास पूछो, सारे जवाब मैं जेन्युइन देता हूँ। एंड कोई लिंक भी चाहिए होगा कि अगर बजाज से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो भी सारी चीज़ें बता दूँगा। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो बट वीडियो को मतलब लाइक भी कर देते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो भाई 1 सेकंड का टाइम लगेगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी आपके थॉट है, जो भी आप पूछना चाहते हो, सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो बस इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।